हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज का हमारा टॉपिक है सपोज ट्रीज। हमने सपोज ट्रीज पे ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उनको देखें, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सपोज ट्रीज के रिगार्डिंग डिस्कस करने हैं। वो कहीं ना कहीं स्किप हो गए थे मेरे से, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। सपोज ट्रीज सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट होते हैं जो हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटीज़ में, माउथ कैविटी को छोड़ के। यानी कि जितनी भी कैविटीज़ हैं माउथ कैविटी के बगैर, उन सभी में जब हम सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म इंसर्ट करते हैं उनका हम सपोज ट्रीज कहते हैं। अब इसके टाइप्स, सबसे पहले रेक्टल सपोज ट्रीज जो रेक्टम में दी जाती हैं। वेजाइनल सपोज ट्रीज जिनको पैसरीज भी कहते हैं, जो वेजाइना में दी जाती हैं। यूरेथ्रल सपोज ट्रीज जिनको यूरेथ्रल बोगीज भी कहते हैं और इसको यूरेथ्रा में दिया जाता है। नेज़ल सपोज ट्रीज जिनको नेज़ल बोगीज भी कहते हैं और ये नेज़ल कैविटी में दी जाती हैं। ईयर कोन्स या ऑरिनेरिया भी कहते हैं, इसको ईयर कैविटी में दी जाती हैं। ये सारे हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आइडिया सपोज ट्री बेस कैसी होनी चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। एक आइडिया सपोज ट्री बेस मेल्ट होनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर पे, यानी कि 37 डिग्री पे। ये इनर्ट होनी चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए और नॉन सेंसिटाइजिंग होनी चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन पर। अगर ये सपोज ट्री बेस फैटी है तो इसका एसिड वैल्यू 0.2 होना चाहिए, आयोडीन वैल्यू लेस देन 7 होना चाहिए और इसकी सपोनिफिकेशन वैल्यू 200 से लेकिन 245 तक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सपोज ट्री, यानी कि जो सपोज ट्री में ड्रग होता है उसकी एब्जॉर्प्शन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जैसा हमें पता है कि हम बहुत सारे ड्रग्स ऑरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो या तो डिस्ट्रॉय होते हैं स्टोमक के डाइजेस्टिव जूसेस से, और इफेक्ट करते हैं उसका थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि जो हमें चाहिए होता है इफेक्ट वो डिस्ट्रॉय करते हैं। या तो वो थेरेपेटिक इफेक्ट या मॉडिफाई हो जाता है या तो कम हो जाता है जब वो लिवर में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसीलिए हम इसको जब रेक्टम में देते हैं उन ड्रग्स को, तो जो थेरेपेटिक वैल्यू हमें चाहिए होता है वो हमें रिटेन यानी कि वापस मिलता है। इसीलिए ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिपेंड करेगा, यानी कि ये ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि पीएच क्या रहेगा एक रेक्टल म्यूकोसा का। अगर रेक्टल यानी कि रेक्टम का पीएच एसिडिक होगा तो एसिडिक मीडियम में एसिडिक ड्रग्स वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। अगर पीएच ऑफ रेक्टल म्यूकोसा अल्कली या बेस होगा तो वहाँ पे जो बेस वाले ड्रग्स हैं या अल्कली वाले ड्रग्स हैं वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा यहाँ पे जो इसका पीएच है रेक्टम का, वो डिपेंड करेगा पीएच ऑफ रेक्टम पर। नेक्स्ट है हमारा फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे हमें ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि ड्रग में क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो इफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पार्टिकल साइज अगर ड्रग का कम होगा तो मोर एब्जॉर्प्शन होगी। मतलब कि इससे क्या होगा कि जो सरफेस एरिया होता है ना वो वहाँ पे इंक्रीज होता है, जिससे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रग का। इसी तरह से प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट, मतलब कि अगर सरफेक्टेंट ड्रग में अवेलेबल है वो भी डिपेंड करेगा कि ड्रग एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा। जैसे सोडियम आयोडाइड जैसा सरफेक्टेंट अगर प्रेजेंट होगा उसमें तो वो इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन, अगर फिनॉल जैसा सरफेक्टेंट होगा तो वो डिक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा, और अगर ड्रग फैट सॉल्युबल होगा वो रिलीज नहीं होगा एक्वस फ्लूइड में, यानी कि बहुत ही कम वो वहाँ पे रिलीज होगा। फिर अगर वही ड्रग वाटर सॉल्युबल होगा तो उसके रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फर्स्ट रेट से वो रिलीज होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ना है लास्ट पे फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। अब हमने बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। ठीक है, क्या क्या है, मतलब कि ड्रग जो बेस है इस पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखने हैं कि
क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन में, ठीक है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर मेल्टिंग पॉइंट बेस यानी कि जब हम इसको इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटीज़ में, तो अगर वहाँ पे ये मेल्ट होती हैं, तो ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होगा। अगर मेल्ट नहीं होती है ये बेस वहाँ पर, तो ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? इसी तरह से क्रॉस लिंकिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलीज़ ऑफ ड्रग, यानी कि जो सपोज़िटरी और बेस के आपस में क्रॉस लिंकिंग अगर ज़्यादा होगी, तो रिलीज़ ऑफ ड्रग कम होगा। इसी तरह से क्रॉस लिंकिंग अगर उन यानी कि आपस में कम होगी, तो रिलीज़ ऑफ ड्रग ज़्यादा होगा। इसी तरह से विस्कोसिटी भी इन्वर्सली है, मतलब कि गाढ़ापन अगर उनके उनके बीच में वो ज़्यादा होगा तो रिलीज़ ऑफ ड्रग कम होगा, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो रिलीज़ ऑफ ड्रग ठीक होगा, ठीक है? और एक पॉइंट ऐड करते जाएँ, जो एब्ज़ॉर्प्शन रेट फास्टर होती है ऑयली बेसिस में, उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो फैटी बेसिस होते हैं वो तो हार्ड होते हैं जब हम उनको मोल्ड करते हैं, और वो ज़्यादा मतलब उनकी एब्ज़ॉर्प्शन जो है ना वो स्लो होती हैं, ठीक है? तो ऑयली बेसिस में रेट ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन फास्टर होती हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या रहती हैं सपोज़िटरीज़ में? सबसे पहला है वाटर। अगर ज़्यादा वाटर वहाँ पे प्रेजेंस होगा, तो वो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होगा, यानी कि रेंसिडिटी होगी ज़्यादा वाटर से। और अगर कम वाटर होगा तो वो इवापोरेट होके क्रिस्टल फॉर्म करेगा, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे फॉर्म करेगा। इनकम्पैटिबिलिटी, जितने भी यहाँ पे ये साल्ट्स दिए गए हैं, सिल्वर साल्ट, टैनिक एसिड, एमाइनोपायरीन, ये इनकम्पैटिबल है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल बेस के साथ, यानी कि जब भी हमें इनको बनाना हो एज अ सपोजिटरी, तो हम बेस PEG नहीं लेंगे इसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ मिक्स ही नहीं होता, ये इनकम्पैटिबिलिटी दिखाता है इसके साथ, ठीक है? इसी तरह से जो पेंसिलिन है वो स्टेबल है कोका बटर के साथ, यानी कि अगर हम पेंसिलिन को बनाना है एज अ सपोजिटरी, तो कोका बटर एज ए बेस हम उसके साथ यूज़ में ले सकते हैं, ना कि PEG उसके साथ इनकम्पैटिबल है। इसी तरह से विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी कम होती है ना, तो उससे नॉन फर्म स्टोरेज प्रॉब्लम होती है, यानी कि विस्कोसिटी कम नहीं होनी चाहिए इन बेसिस में, सपोजिटरीज़ में। अच्छा, फिर इस विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम 2% मोनोस्टेरेट यूज़ में लेते हैं। फोर्थ पे है ब्लूमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है इस एग्ज़ाम्स में। ये एक जो कोका बटर सपोजिटरीज़ होती है ना, जब हम उसको स्टोर करते हैं, कोका बटर सपोजिटरीज़ को जब हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के दौरान पे उस पे एक वाइट पाउडर डिपॉज़िट हो जाता है, जिसको हम ब्लूमिंग कहते हैं। अब इस ब्लूमिंग को कम करने के लिए हम इसको लपेटते हैं एल्युमिनियम फॉइल में, फिर उसको स्टोर करते हैं लो टेम्परेचर पर। अच्छा, रेंसिडिटी, जो ओलिगोजीनस बेसिस है ना, उनकी टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडेशन दिखाएं, यानी कि वो रेंसिडिटी दिखाएं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है। कौन से बेसिस हैं? ओलिगोजीनस बेसिस। अच्छा, इसको हम डिटरमाइन करते हैं पेरोक्साइड वैल्यू से, और इस ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे BHA, BHT, गॉसिपॉल, प्रोपाइलग्लेट, अल्फा बीटा टोकोफेरॉल, ये हमने पढ़ा था शायद। चलिए, और इसकी ये जो ये ना मोल्ड्स के साथ स्टिक होते हैं, यानी कि जब इनकी प्रिपरेशन हम मोल्ड्स में करते हैं, वहाँ ये उसके साथ वहाँ पे चिपक जाते हैं, और ये लीकेज करते हैं बॉडी कैविटी से, ये भी हमने पढ़ा। और ये एग्जिबिट यानी कि बहुत सारे फार्म्स इसके बन जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटेन होता है, जिसको टीवीन कहते हैं, और पॉलीऑक्सीइथिलीन स्टेरेट, जिसको स्पैन कहते हैं, ये एग्जांपल्स हैं डिस्पेरेबल सपोजिटरी बेसिस की, ये दो, टीवीन एंड स्पैन। द टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है सपोजिटरी, उसको हम मेजर करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से। जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल बेस हैं, इसको हम यूज़ में लेते हैं एज ए वेजिनल सपोजिटरी, ऑलरेडी पढ़ा है हमने। जो स्टाइल अल्कोहल होता है ना, इसको हम यूज़ लेते हैं एज अ कोटिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोटेड सपोजिटरीज, यानी कि जो कोटेड सपोजिटरीज होते हैं ना, जो हम उसको उस पर कोट करते हैं, तो कोटिंग मटेरियल हम एज ए लेते हैं स्टाइल अल्कोहल। अच्छा, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसको हम यूज़ में लेते हैं ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें कोका बटर का मेल्टिंग पॉइंट।
जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल के, ये एक तरह के केमिकल नेचर होते हैं वाइट स्पॉल के, फिर हम इसको यूज़ में लेते हैं एज अ सपोजिटरी बेस। यानी कि जो ये ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, इनका जो केमिकल नेचर होता है ना वो सिमिलर होता है वाइट स्पॉल का, उसका भी इसी तरह का केमिकल नेचर होता है। और वाइट स्पॉल को भी हम एज अ सपोजिटरी बेस लेते हैं और इसको भी हम फिर सपोजिटरी बेस लेते हैं यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी वेजिटेबल ऑयल्स को भी हम एज अ सपोजिटरी बेस फिर लेते हैं। अच्छा, वेट ऑफ ए चाइल्ड सपोजिटरी 1 ग्राम होना चाहिए और वेट ऑफ एडल्ट सपोजिटरी कितना होता है, 2 ग्राम होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।